कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरविंद सिंह अनअकैडमी लाइव एमपीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। सुबह के 9 बज चुके हैं। कल की क्लास में हमने ये सीखा कि मध्य प्रदेश पीएससी 2020 ज्योग्राफी मेंस का सिलेबस क्या है। हमें मालूम चला कि उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। उन्हीं 5 यूनिट में से यूनिट नंबर 2 इकाई 2 जिसमें भारत का भूगोल पढ़कर आने के लिए बोला गया है, उसी से हमारा क्लास शुरू हो रहा है। और आज का जो विषय होगा वो होगा अक्षांश और देशांतर, क्योंकि ये जब मेंस का क्लास होगा भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल, इस टॉपिक की हमें आवश्यकता पड़ने ही वाली है। थोड़ा सा बेस वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझने का प्रयास करें, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो ये हमारा पृथ्वी है, मैंने यहां पर बनाया n, नीचे बनाया s। यहां ऊपर n का मतलब है उत्तर की दिशा और s का मतलब है दक्षिण, नॉर्थ और साउथ। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर जो अगर उत्तर की दिशा में घर बनाते हैं पृथ्वी के ऊपर उत्तरी ध्रुव पर तो समझ में आता है टिके हुए हैं, पर अगर सर दक्षिणी ध्रुव में बना रहे हैं, दक्षिण की तरफ बना रहे हैं, तो नीचे की ओर गिर क्यों नहीं रहा है, नीचे फिसल क्यों नहीं रहा है। ये होते हैं गोलू टाइप के प्रश्न। अब इनका जवाब कैसे समझना है, जैसे मान लो कोई एक महाद्वीप को मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगा। कोई भी एक महाद्वीप ले लेता हूं, चलो उदाहरण के लिए मैंने ले लिया आपका अफ्रीका महाद्वीप। अब इस अफ्रीका महाद्वीप में हमको ये मालूम है कि ये है दिशा नॉर्थ और ये है दिशा साउथ, और यहां पर युगांडा और केन्या के पास एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। इसके समीप से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अब दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है सबके कि सर नदी निकली विक्टोरिया से तो यह ऊपर की ओर क्यों जा रही है, नीचे की ओर क्यों नहीं आई, इसको ऊपर चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसका सवाल का जवाब कैसे निकलेगा, हम लोगों को ये मैप पूरा ऐसे उठाना है। ये है तुम्हारा नॉर्थ, ये है तुम्हारा साउथ, और इस बोर्ड को ऐसे सीधा कर लेना है। तो ये जो अंगूठा दिख रहा है ये है तुम्हारा नॉर्थ और ये जो पेन पकड़े हुए ये है साउथ। तो अब आप बताओ क्या नदी का फ्लो आसानी से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसी प्रकार से ये अर्थ का मैप हम लोग इस प्रकार से सीधा करेंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। या मैं भविष्य में कोई भी मैप ड्रॉ करूंगा या आप एग्जाम हॉल में मैप ड्रॉ करेंगे तो इसी प्रकार से इमेजिन करेंगे कि हमें इस प्रकार से सीधा करना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने आपकी पृथ्वी का गोला बनाया था, आप इसे पृथ्वी का गोला ना समझें, थोड़ी देर के लिए आप इसे पृथ्वी का गोला ना समझें। अब आप इसको समझें कि ये ग्लोब है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का मैप है ग्लोब, जो आपने स्कूलों में देखा हो गोल गोल। तो इसको फिर से मैंने नॉर्थ माना, इसको मैंने साउथ माना, क्योंकि ये गोला है। अब मैंने क्या किया, इस ग्लोब के ऊपर एक लाइन खींची। कमाल की बात यह है कि लाइन ग्लोब के ऊपर खींच रहा हूं पर वो वास्तविकता में पृथ्वी के ऊपर नहीं खींचेगी, इसलिए खींची गई लाइन को मैं काल्पनिक रेखा का दर्जा देता हूं। यानी जितनी भी ग्लोब पर रेखाएं खींची जाएंगी सब काल्पनिक रेखाएं होंगी। तो अब मैंने इसको खींचने के लिए क्या किया, पश्चिम से पूर्व मैंने एक काल्पनिक रेखा ग्लोब के ऊपर खींच दी। अब चूंकि ये पश्चिम से पूर्व खींची हुई है, या मैं कहूं ये लेटी हुई रेखा है, इस रेखा के कारण जो मैंने काल्पनिक रेखा खींची है तो यह गोला दो भागों में डिवाइड हो गया। एक भाग उत्तर की दिशा में डिवाइड हुआ और एक भाग दक्षिण की दिशा में डिवाइड हुआ। चूंकि गोला था तो इसके दो भाग हो गए, तो आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे, तो उत्तर का आधा गोला उत्तरी गोल आधा गोलार्ध। ऐसे ही निचला दक्षिण है तो दक्षिणी गोलार्ध। तो ऐसी काल्पनिक लेटी हुई रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे उसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। अब इसमें दो शब्द आए हैं, पहला 0 डिग्री और दूसरा अक्षांश। तो पहले इसको कवर करके चलते हैं कि सर डिग्री और अक्षांश क्या है ये समझाइए। तो अक्षांश की अगर डेफिनेशन आपको लिखने के लिए आए तो इस डेफिनेशन को मेंस में कैसे लिखोगे वो एक बार समझो। कि मान लो ये तुम्हारा पृथ्वी है और पृथ्वी का ये केंद्र मान लो। अब मैंने इस केंद्र को आधार बनाया और इस आधार पर मैंने एक लंब डाला। इतना तो पढ़ा होगा गणित थोड़ा बहुत।
तो ये लंब डाला तो बताओ कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये? तो जवाब आया सर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अच्छा, इसी आधार के सहारे मैंने एक कोण और बनाया। अब बताओ ये लगभग कितने डिग्री का कोण हो रहा है? तो बोलोगे सर लगभग मोटा मोटा 45 डिग्री का कोण बन रहा है। चलो मैंने एक और समझने के लिए एक और मैंने यहां पर कोण बनाया, तो मैंने बोल दिया चलो ये 70 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसमें डेफिनेशन क्या बन रही है, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे लिख के आएंगे 3 नंबर में, कि पृथ्वी के केंद्र को ये रहा आधार मानकर मापा गया कोण अक्षांश कहलाता है, और दो समान अक्षांशों, ये कितने डिग्री का कोण है 45 का, ये भी कितने डिग्री का बना है 45 का, और दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो वास्तव में अक्षांश क्या है? कोण है। कितने डिग्री? 0 डिग्री। कोण कितने का? 0 का बन रहा है। अक्षांश क्या है? दो अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे हमने कितने डिग्री का कोण खींचा, तो बोलोगे कि सर 90 डिग्री 70 डिग्री का, तो इधर भी एक हम कितने डिग्री खींचेंगे 70 डिग्री का। तो दो अक्षांशों को, समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा। पॉइंट यहां देखो 90 जो डिग्री है, यहां पर कुल कितने अक्षांश बन रहे हैं? 1, पर रेखा खींचने के लिए कितने चाहिए? 2। इसीलिए 90 डिग्री पर अक्षांश तो होगा, रेखा नहीं होगी। तो मुझे बताओ उत्तरी गोलार्ध में कुल कितने अक्षांश है? तो बोलोगे सर 90। लेकिन अक्षांश रेखा कितनी है? तो बोलोगे सर 89। तो मुझे बताओ दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या होगा? सर सेम कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे भी कितने अक्षांश होंगे? 90। तो अक्षांश रेखा कितनी होंगी? 89। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं तो सर 90 उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश है, प्लस 90 दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश है, प्लस एक अक्षांश हो गया 0 डिग्री वाला, तो टोटल अक्षांशों की संख्या 181 होनी चाहिए। लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या 2 सर हटाई जाएंगी, इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होगी। तो अक्षांश कैसे लिखना है, ये हमारा मेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितने डिग्री का अक्षांश है? तो सर बोलोगे 0 डिग्री का अक्षांश है। इसी 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा का काम क्या है? ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। किसी भी अक्षांश के बारे में लिखो, किसी भी देशांतर के बारे में लिखो, तो आप एक शब्द यूज करके आओगे कि सर यह एक काल्पनिक रेखा है, वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर क्या सभी अक्षांशों के बारे में याद करने की जरूरत है हमको? तो जवाब है नहीं। तो पहला अक्षांश जो सबसे प्रमुख अक्षांश है उसका नाम है 0 डिग्री का अक्षांश। इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। लेकिन ध्यान से देखो, जब हम 0 से उत्तर की ओर जाएं या 0 से दक्षिण की ओर जाएं तो पृथ्वी की परिधि में कमी आ रही है। इसका मतलब है अगर मैं यहां पर कोई अगला अक्षांश खींचूंगा तो उसकी लंबाई 0 डिग्री की अपेक्षा कम होगी। एक और अगर मैं अक्षांश खींच दूं तो इसकी लंबाई इस वाले से कम होगी। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि चूंकि सभी अक्षांश कोण हैं तो कोणों के बीच की दूरी समान होती है, इसीलिए जितने भी अक्षांश 0 से ऊपर की ओर जा रहे हैं उनके बीच की दूरी में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन लंबाई कम होती जाएगी। पॉइंट क्लियर करो, क्या विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के मध्य की दूरी कम होती जाती है? गलत। अक्षांशों की लंबाई कम होती जाती है। सही। तो ऐसा अक्षांश जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे उसे 0 डिग्री का अक्षांश कहते हैं। अब ध्यान रखना, 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाओगे तो सभी अक्षांश के आगे लिखोगे उत्तरी अक्षांश। मान लो ये मैंने लिख दिया 23.5 डिग्री, किस दिशा में है? किस गोलार्ध में? उत्तर में। तो बोलोगे ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसा ही 23.5 डिग्री का एक होगा दक्षिण में। तो ये बोल दिया तुमने 23.5 डिग्री किस में है? तो बोलोगे दक्षिण में। ऐसा अक्षांश जो 23.5 डिग्री उत्तर में हो उसे कर्क रेखा कहते हैं।
और ऐसा अक्षांश जो 23.5 डिग्री दक्षिण में हो उसे मकर रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त कहलाता है। 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है, क्योंकि ऊपर आर्कटिक सागर है, नीचे अंटार्कटिक। अब कॉन्सेप्ट समझना, ये वाला पॉइंट है ये 90 डिग्री तो नॉर्थ, ये पॉइंट 90 डिग्री साउथ। ध्यान से सुनना, अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। अब ये 23.5 से लेके 0 तक और 0 से लेके पुनः 23.5 तक, यानी 23.5 से लेकर 23.5 तक के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाएगा। यहां गर्मी पड़ती है ज्यादा, इसीलिए ये रहता है उष्ण, तो कहलाएगा उष्ण कटिबंध। ये क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। तो बताओ उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक प्राप्त होगा? 23.5 से 23.5। ऐसे ही 23.5 से 66.5 उत्तरी गोलार्ध में ये कटिबंध है, इसका नाम है समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। सेम ऐसा ही कटिबंध दक्षिण में प्राप्त होगा, इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। जबकि 66.5 से 90 के बीच का जो कटिबंध होगा इसे कहा जाएगा शीत कटिबंध। तो हमारे पास 3 कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। आप ये ध्यान रखना, इसको उष्ण कटिबंध इसलिए कहा गया क्योंकि सूरज जो है, ये मेरा पेन देखो आपको दिख रहा है, 0 डिग्री, उसके बाद आता है ऊपर 23.5 तक। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है जब सूरज कर्क रेखा पर चमकेगा, और वह दिन होगा 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, जबकि रात सबसे छोटी होगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होगा और रात सबसे छोटी होगी। अब समझने की कोशिश कीजिए, जब सूरज आपके पास है जून, तो दक्षिण में सर्दी पड़ रही होगी, और जब सूरज दक्षिण में होगा दिसंबर, तब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ रही होगी। इसलिए दिसंबर के महीने में उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। तो मोटा मोटा हमको ये समझ में आया कि अक्षांश क्या होते हैं और इनकी प्रकृति क्या होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि सर अक्षांश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी हम थोड़ा समझते हैं इसमें। अक्षांश का प्रयोग सामान्यतः अवस्थिति और मौसम जलवायु की जानकारी बताने के लिए किया जाता है। कैसे? कि मान लो ये 0 डिग्री का जो अक्षांश है जिसे हम विषुवत रेखा कह रहे हैं, अब यहां से अगर मैं ये सन बनाऊं आपको, तो सन का जो इंसोलेशन है, रेडिएशन है, सूर्य तप है, वो विषुवत रेखा पर तो लंबवत होता है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर यह तिरछा हो जाता है। परिणाम स्वरूप ध्रुव पर कम ऊर्जा की प्राप्ति होने से कणों में कंपन कम होता है, तो तापमान में आ जाती है कमी, और विषुवत के पास तापमान हो जाता है ज्यादा। इसीलिए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी से ऊपर के अक्षांशों में ठंडक ज्यादा रहती है और नीचे के अक्षांशों में ठंडक कम होती है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो 66.5 डिग्री के आसपास अक्षांश है इन्हें कहा जाएगा उच्च अक्षांश, और जो 23.5 के नीचे है इन्हें कहा जाएगा निम्न अक्षांश, और जो इन दोनों के बीच में है वो है मध्य अक्षांश। तो उच्च अक्षांश का मतलब सर्दी वाले प्रदेश, मध्य अक्षांश का मतलब आधी सर्दी आधी गर्मी वाले प्रदेश, और निम्न अक्षांश का मतलब अधिकतम गर्मी वाले प्रदेश। तो अक्षांश जितना ज्यादा बढ़ेगा, सर्दी के बढ़ने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। भारत के कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो भारत को थोड़ा समझो। जैसे मान लो ये अपना इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, भारत माता, हमारा मतलब अपना।
तो यहां पर ये है 8 डिग्री 4 मिनट और ये है तुम्हारा 37 डिग्री 6 मिनट। अब ये मिनट क्या होता है समझाऊंगा अभी। अब ऐसी कंडीशन में 8 डिग्री 0 डिग्री के पास है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब है 8 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा होगी, जबकि उत्तर की ओर जाने पर गर्मी में कमी आती जाएगी। शायद यही कारण है कि केरल में ज्यादा गर्मी पड़ती है जबकि कश्मीर में ठंडक पड़ती है, क्योंकि अक्षांश ज्यादा है, उच्च अक्षांश के क्षेत्र में आ जाता है। तो अक्षांश का एक प्रयोग ये करते हैं कि मौसम की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। सर दूसरा आपने समझाया था कि अवस्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अवस्थिति के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी समझना आप। मान लो ये 0 डिग्री है और ये तुम्हारा है 55 डिग्री। अब चूंकि ये 55 डिग्री यहाँ पे भी तो हो सकता है दक्षिणी गोलार्ध में, तो कैसे पहचानेंगे? तो इसमें एक सिंबल होता है, ये उत्तर का है और ये दक्षिण का है। 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब मैंने एक डायग्राम बनाया और इस डायग्राम में एक लिखा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ये दोनों यहां से लेकर इस पार्ट से लेकर इस पूरे पार्ट तक उत्तरी गोलार्ध में सब कुछ उत्तर ही है। अब ये कोई स्थल खंड है, वो इस प्रकार से फैला हुआ है। ये इसका उत्तरतम पॉइंट है, ये इसका दक्षिणतम पॉइंट है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस x नाम के स्थल खंड का विस्तार 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। गलत, ये तो पूरा ही उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो पूरा अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो इसका एक स्पष्ट उत्तर ये निकल रहा है कि सर उत्तर में है और ये नीचे वाला भी उत्तर में ही मापा जाएगा। तो कैसे बनेगा इसका? 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब भारत के लिए हमने कैसे बनाया था? ये हमारा प्यारा भारत था। तो इसमें क्या हुआ, ये तुम्हारा था 8 डिग्री और ये तुम्हारा था 37 डिग्री। पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत का अक्षांश लिखते समय उत्तर का ही प्रयोग होगा, यानी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिण का प्रयोग नहीं होगा। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था अक्षांशों से संबंधित। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, कैसे क्या है। एक क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरेगी, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्य और ये 14 जिले क्या है, ये मैपिंग के साथ आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। तो मैपिंग की क्लास में हम समझेंगे कि जैसे प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि बताओ विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजर रही है, तो वहां से शुरू करेंगे दक्षिण अमेरिका से, ECB, ई माने इक्वाडोर, सी माने कोलंबिया, बी माने ब्राजील, इनसे होकर गुजर रही है। फिर अफ्रीका महाद्वीप पे आएंगे। मैपिंग की क्लास में हम इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं देशांतर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत अक्षांश आपको समझ में आया होगा। ये अक्षांश सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से संबंधित अभी मैं समझा रहा हूँ, इसके फैक्चुअल क्लास में बाद में देखूंगा। अब देशांतर का क्या है, देखिए मान लो ये तुम्हारा गोला है, जरा उत्तर देके बताओ। ये x है, ये y है, मुझे बताओ x किस गोलार्ध में है अभी? तो तुम जवाब दोगे सर x उत्तरी गोलार्ध में। y किस गोलार्ध में? तो जवाब दोगे सर y तो दक्षिणी गोलार्ध में। पर अगर मैं इस लेटी हुई लाइन को हटा दूं और इसके स्थान पर एक खड़ी हुई ऐसी लाइन बनाऊं जो इस गोला को अब उत्तर दक्षिण की बजाय पूर्व और पश्चिम में डिवाइड कर दे और प्लस उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ दे, तब उसे देशांतर कहा जाएगा। तो परिभाषा क्या बनेगी? ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हो तथा ग्लोब को पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हो, देशांतर कहलाता है। अब जैसे ही देशांतर खींचेंगे तो अब जो x पहले उत्तरी गोलार्ध में था वो पूर्वी गोलार्ध में आ गया और जो y दक्षिणी गोलार्ध में था वो पश्चिमी गोलार्ध में आ गया। लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ खींच देता हूं तब x की दिशा बदल जाएगी, अवस्थिति बदल जाएगी। अब x पूरब में तो है ही है, साथ में उत्तर में भी है, तो इसका मतलब है x की अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है और ये x और कोई नहीं है, हमारा भारत है। हमारा भारत ग्लोब पर कहां अवस्थित है? तो हमारा भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर उत्तर का विस्तार तो हमने देखा है,
यानी अक्षांशों का यूज तो हमें आता है। सर देशांतर का यूज किसके लिए किया जाता है इसके अलावा? तो आप ध्यान सुनना, देशांतरों का प्रयोग दो रूपों में होता है। पहला तिथि बताने के लिए और दूसरा समय बताने के लिए। अब आप ध्यान सुनो, हमें इतना मालूम है कि यदि ये जो मुख्य लाइन है ये, इसको 0 डिग्री देशांतर मान लें तो इसके इधर जाने पर जितने भी देशांतर होंगे वो पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। कैसे? ये लो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करके। क्योंकि ये गोला पूरा एक 360 का है तो आधा गोला अगर देखूंगा तो कितने अधिकतम देशांतर हो सकते हैं? 180। एक गोलार्ध में कितने होंगे? 180। तो दूसरे गोलार्ध में भी कितने होने चाहिए? 180। तो 180 प्लस 180 टोटल देशांतर संख्या कितनी हो जाती है? 360। 360 हमारे पास देशांतर है। अब ध्यान से सुनना, ये जो पूरब की तरफ जाए इन्हें कहेंगे पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम की तरफ जाए इसे कहेंगे पश्चिमी देशांतर। दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं, और जबकि दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम लोग कटिबंध कह रहे थे। आप ध्यान रखना कि दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है विषुवत रेखा के पास, और विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी दूरी, मध्य दूरी, जो इनके बीच का जो गैप है वो कम होता जाता है। इतना कम होता है कि ध्रुवों पे जाके शून्य हो जाता है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए देशांतर में कि दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है कहां पर, तो बोलोगे विषुवत रेखा के पास। और शून्य कहां पर होता है, तो बोलोगे ध्रुवों के पास। तो 45 डिग्री पर इसकी कितनी वैल्यू निकलती है? लगभग 79 किलोमीटर। ध्रुवों पर कितना किलोमीटर? 0 किलोमीटर दूरी होती है। और विषुवत पर कितनी होती है? लगभग 111.3 किलोमीटर दूरी होती है। लेकिन कमाल की बात यह है, हमने अक्षांश में यह पढ़ा था कि विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश की लंबाई में कमी होती जाती है, पर दूरी में कोई बदलाव नहीं होता। देशांतर में उल्टा होगा, विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी में कमी होती जाती है, पर अक्षांश देशांतर की लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात सभी देशांतर, 360 देशांतर है, सभी देशांतर समान लंबाई के हैं। कहने का यह मतलब है कि यदि ये गोला मैं बना दूं और मैं तुमसे कहूं कि कौन सा वाला अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने की क्षमता रखता है, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री। सबसे बड़ा अक्षांश बोलो तो बोलोगे सर 0 डिग्री। अगर मैं 30 डिग्री यहां पे बनाता हूं तो 30 डिग्री पूरी तरह से पृथ्वी को दो बराबर भागों में नहीं काट पाएगा। लेकिन देशांतर के साथ ऐसा नहीं है। देशांतर में कोई भी एक देशांतर ले लो, वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने की क्षमता रखता है। ये देशांतर का कॉन्सेप्ट है। देशांतर और अक्षांशों के बीच में जो क्षेत्र बनता है स्क्वायर, इसे ग्रिड कहा जाता है। तो पूछा जाएगा देशांतर और अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को ग्रिड कहते हैं, दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं, दो अक्षांशों के क्षेत्र के बीच को हम कटिबंध कहते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या तो बोलोगे सर 181, कुल अक्षांश रेखा है 179, कुल देशांतर तो 360। अब प्रश्न ये है सर इसके अलावा इसका क्या यूज है? तो सर पहला पॉइंट समझते हैं कि सर इसका प्रयोग समय के लिए होता है। समय के लिए कैसे होगा इसका प्रयोग? देखिए, आपके पास 24 घंटे हैं और पृथ्वी 360 डिग्री घूम रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी 1 घंटे में 360 बटे में 24, इसका मतलब है पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब 1 घंटे का मतलब कितना होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ आप, अगर 60 मिनट 15 डिग्री तो 1 डिग्री में कितने मिनट घूम जाएगी? तो बोलोगे 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट का समय लगेगा। यानी पृथ्वी जो एक अक्षांश बदलती है उसको घूमने में 4 मिनट लगते हैं। अब तुम ध्यान से सुनना, समय निकालने का तरीका क्या होगा?
उसको मैं आपको समझाऊँ। आप कुछ मत याद रखो, बस इतना याद रखो, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी और 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट का समय लगेगा। अब ध्यान से सुनना इधर, ये जो 0 डिग्री देशांतर है, चूंकि सभी देशांतर समान लंबाई के थे, तो प्रश्न ये उठा कि किसको प्रमुख देशांतर माना जाए, कौन बड़ा है, क्योंकि सभी बराबर के थे। अक्षांशों में ऐसा नहीं था, जो बड़ा था उसको बड़ा मान दिया। 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ, एक बैठक हुई, और ये डिसाइड किया गया कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जीएमटी है, इंग्लैंड की वेधशाला, वहां से जो 0 डिग्री पास हो रहा है उसी को मेन माना जाए। तो 0 डिग्री देशांतर जो जीएमटी वाला है, लंदन की वेधशाला से गुजर रहा है, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा का दर्जा मिला, प्राइम मेरिडियन लाइन। प्रधान यामोत्तर का मतलब है समय रेखा का दर्जा इसे प्राप्त हुआ। तो पूछा जाएगा किस देशांतर को समय रेखा कहा जाता है, तो बोलोगे 0 डिग्री देशांतर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जीएमटी से होकर गुजरा। अब निकालना सर समय कैसे होगा, वो ध्यान से सुने आप। ये कौन सा गोलार्ध है, तो बोलोगे पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है, तो बोलोगे पश्चिमी गोलार्ध। तरीका समझना आप, मैं तुमसे बोलूंगा पूरब में जाओ तो प्लस करना है। पूरब का मतलब तुम्हें कहीं भी उत्तर में प्रश्न में लिखा मिले पूरब प्लस, और पश्चिम जाओ तो कह देना सर माइनस। अब देखो ध्यान से, 0 डिग्री देशांतर पर 12:05 हुआ है दोपहर का। तो बताओ, तो प्रश्न है, तो बताओ 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजा होगा। अब तरीका देखो इस सवाल को करने का, कितने डिग्री है ये 15, 1 डिग्री हल करना है। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है पूरब, तो पूरब का मतलब क्या है, प्लस करना है, जो भी वैल्यू आएगी। अरे बोलो रे, क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पर कितना डिग्री है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री को अगर मिनट में बदलेंगे तो 4 का गुणा कर दो, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 था। तो 15 चौका 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 15 डिग्री का बराबर समय कितना है, 1 घंटा। लेकिन हमें वैल्यू कहां पर निकालनी है, पूरब में। तो इसीलिए हम पूरब में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कितने को जोड़ेंगे, 1 घंटे को। किसमें जोड़ेंगे, 12:05 पे। तो वैल्यू आएगा 1:05 पीएम। इस प्रकार से देशांतर का प्रयोग समय रेखा निकालने यानी समय निकालने के लिए किया जाता है। वहीं अगर यहाँ पर पूरब की जगह पश्चिमी देशांतर होता तो हम क्या करते सर, कुछ नहीं करते थे। 15 डिग्री का 1 घंटा तो निकलना ही है ना, पश्चिम में जा रहा है तो माइनस कर दो, तो हो जाएगा 11:05 पर पीएम की जगह हो जाएगा एएम, क्योंकि हमें मालूम है थोड़ा बहुत एएम पीएम क्या होता है। तो ये हमारी समय रेखा है, प्रधान यामोत्तर रेखा है। अब तिथि रेखा सर कैसे निकालते हैं, तिथि रेखा में ध्यान रखना 180 डिग्री देशांतर को तिथि रेखा का दर्जा दिया गया। यह जल से होकर सामान्यतः निकलती है। अंटार्कटिक महाद्वीप में भले ही थल रेखा पर चलती हो, अन्य किसी महाद्वीप पर यह थल रेखा पर नहीं गई। एकमात्र ऐसा देशांतर है 180 डिग्री जिसको टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, और यह तिथि रेखा के रूप में जानी जाती है। आप ये ध्यान रखना कि तिथि रेखा अगर मैं इसको 180 डिग्री मान लूं और ये वाला गोलार्ध अगर पूरब मानूं, पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध, ध्यान सुनना, तब इधर से इधर आओगे तो इस रेखा का पश्चिम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ पश्चिम से पूरब आओगे अगर इस रेखा को पार करके तो 1 दिन बढ़ जाएगा, और पूरब से पश्चिम जाओगे तो 1 दिन घट जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखना है, समय रेखा से थोड़ा सा उल्टा करना है इसको। तो ये हमारा समय रेखा और तिथि रेखा से संबंधित था। फिर इसमें कई सारे प्रश्न बनते हैं कि कर्क रेखा और समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, अल्जीरिया में। विषुवत रेखा और समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो गिनी की खाड़ी में। मकर रेखा और समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो अटलांटिक महासागर में। इससे रिलेटेड जो मैपिंग की क्लास होगी वो मैपिंग की क्लास में करेंगे हम प्री के संबंध में।
अभी जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था वो जो भौतिक भूगोल पढ़ने वाले हैं हम भारत के भूगोल के लिए, उससे संबंधित उसमें हेल्प करेगा। घर के लिए क्वेश्चन लिखिए, अक्षांश और देशांतर में अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखो, तिथि रेखा और समय रेखा में क्या अंतर है। 3-3 नंबर में है, प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद।